वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। और मैं बताना चाहूंगा अपार हर्ष और खुशी के साथ कि आज हमारे साथ हैं भोला प्रसाद शाह जी, जो कि लगभग 50 सालों से अधिक का अनुभव रखते हैं, विशेष रूप से शॉर्ट हैंड के फील्ड में। और उन्होंने एक शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड स्कूल का भी उन्होंने एक निर्माण किया है। उसके माध्यम से हजारों युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं शॉर्ट हैंड के रिगार्डिंग में। तो आइए आप सभी का बहुत जोरदार स्वागत करते हैं, और स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट मेहमान का, जो कि उन्होंने बहुत बहुमूल्य समय देते हुए आज इस वक्त में समय निकाला है और हमारे स्टूडियो को ज्वाइन किया है। परंतु वेलकम करते हैं आज आप सभी के साथ में हम लोग भोला प्रसाद शाह जी का, जो कि एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड स्कूल के एक संस्थापक सदस्य भी हैं। और उन्होंने हजारों बच्चों को शिक्षा दी है, विशेष रूप से शॉर्ट हैंड के फील्ड में, जिसके माध्यम से कई छात्रों ने अपने नए करियर को उजान भरी है। तो आइए सर से जानना चाहते हैं कि सर थोड़ा अपने बारे में बताएं और कैसे शॉर्ट हैंड फील्ड में आपका आना हुआ, और थोड़ा दर्शकों को बताएं। जी बहुत धन्यवाद। आपने वो प्रश्न कुरेदा है जो मुझे तो झकझोर कर रख दिया। बचपन से ही याद आती है। तो क्या शुरुआत से बताना है या निश्चित तौर पे संक्षेप में निश्चित तौर बताना पे है? जहाँ निश्चित तौर पे आपका जहां से दिल चाहे, चूंकि हम थोड़ा, जब तक हम बचपन के झरोखों में जब तक नहीं जाएंगे तब तक शायद जो वर्तमान की परिस्थिति है वो समझ में शायद नहीं आ पाएगी। तो कनेक्शन जरूरी है, एक पर एक कनेक्शन के ऊपर भी हम बिल्डअप करते हैं जीवन को। तो प्लीज सर आप बताएं अपने थोड़ा कैसे आपका इस क्षेत्र में आना हुआ। और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली शॉर्ट हैंड का फील्ड मैंने बचपन में चुना नहीं था। मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, कहिए आप मिडिल क्लास फैमिली। जब मिडिल स्कूल में पढ़ता था, मेरे पिताजी का बिजनेस था, मिठाई की दुकान थी। उसमें मेरी दादी भी इन्वॉल्व थी और पिताजी दादी दोनों मिलकर दुकान चलाते थे और दुकान ठीक ठाक चलती थी। मेला निठाला जी की अलग बात है, लेकिन नॉर्मली ठीक चलती थी। हम लोग का खाना पीना गुजर बसर हो जाता था। मेरा जन्म बाबा बैद्यनाथ धाम के जो मंदिर है, मंदिर के ठीक उत्तर साइड में एक बड़ा सा मकान है पंडा जी का। उसी मकान में किराए पर हम लोग रहते थे, वहीं मेरा जन्म हुआ है, 2 ताल्ले पर। और उसके बाद फिर उसी मोहल्ले में नीचे 2 ताले से नीचे उतर के एक डाकू बाबू का मकान है, मंदिर से ठीक सटे हुए पीछे उत्तर में। तो वहाँ किराए पर रहने लगे और दुकान मेरी थी पूरब दरवाजा मंदिर का जो है, उससे थोड़ा सा दूर, लगभग 100 मीटर भी नहीं होगा। वहाँ पर मिठाई की दुकान थी। हमारे जी 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 3-4 स्टाफ थे, 3-4 स्टाफ थे। दुकान ठीक-ठाक चलती थी, खाना-पीना सब ठीक-ठाक चल रहा था। मिडिल स्कूल से फिर हाई स्कूल में आए। हाई स्कूल में आए, सर्राफ स्कूल में पढ़ते थे हम। शिक्षा सभा में शुरू किए थे। शिक्षा सभा से पहले भी हम झौसागढ़ी में वहाँ प्राइवेट टीचर के पास पढ़ते थे। शिवा गुरुजी बोल के झौसागढ़ी में 2 टीचर थे, शिवा गुरुजी। और दोनों के यहाँ पढ़ने की व्यवस्था थी, प्राइवेट घर पे पढ़ाते थे। उसके बाद हम प्राइवेट ही बंकिम बाबू के यहाँ पढ़ने लगे। लेकिन चौथी क्लास में आने पर शिक्षा सभा में उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया, बंकिम बाबू ने। जी 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 और शिक्षा शिक्षा सभा में हम पढ़ना शुरू किए। अच्छा स्कूल रहा, आते थे जाते थे। मिडिल स्कूल पास कर गए। 1964 में हम वहाँ से पास करने के बाद 64 में 8वीं क्लास में हम सर्राफ स्कूल में नाम लिखा लिया। और तब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी थी परिवार की, वो बढ़ती ही गई, बढ़िया ही हुई। लेकिन 2-3 साल के बाद पिताजी ने एक मकान खरीदा और उस मकान खरीदने में उन्होंने कुछ लोन ले लिया, प्राइवेट लोन। जी 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 पंडा जी से लोन मिल जाता था, वो भी एक टीचरे थे जी पंडा जी। जी 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 तो वो लोन का भरपाई नहीं कर पाए और इंटरेस्ट इतना बढ़ गया, प्राइवेट लोन का तो हाल आप जानते हैं, जी कि जी जी अल्टीमेटली उस मकान को भी बेचना पड़ा। उसके बाद बिजनेस में फॉल आ गया, हम लोग संभाल नहीं पाए।
और जब तक मैं हायर सेकेंडरी की परीक्षा देता 1969 में, उसका फॉर्म फिलअप करने के पास हमारी आर्थिक अवस्था ये हो गई कि घर में मना कर दिया कि पढ़ाई छोड़ दो। हाई स्कूल पूरी पढ़ाई कर लिए, हम अच्छे विद्यार्थी थे, मेहनती थे, और जी जी लास्ट जी। में परीक्षा का फॉर्म देने के समय में हमको घर से मना कर दिया गया कि पैसा नहीं हो सकेगा। अब हम तो ओहो। बिफर गए, रोने लगे। स्कूल, हाई स्कूल में, सर्राफ स्कूल के आंगन में आम का एक पेड़ था, अभी भी शायद है, उसी के नीचे बैठ के हम रो रहे थे कि आज परीक्षा फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डे है और हमारा कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है, हम कहाँ से फॉर्म भरेंगे। ज्यादा पैसे की बात नहीं थी, लेकिन उस वक्त के लिए वही पैसा मेरे लिए बहुत भारी था। ऐसे में मेरा एक मित्र अभी संसार में नहीं है, लेकिन वो अच्छे प्रतिष्ठित परिवार के थे, श्याम सुंदर पचेरी वाला, आराम लॉज के मालिक वगैरह के ग्रुप के ही हैं वो। बाजार में जो है देवघर मार्केट, देवघर वाले लोग जानते हैं। तो श्याम जी सुंदर जी जी पचेरी जी। वाला एक बिजनेसमैन के बेटे थे, और वो हमारे ग्रुप में पढ़ाई करने के समय में हमारे 5-6 बच्चों का अच्छा ग्रुप था, जिसमें वो थोड़े अच्छे थे, बेहतर थे हम लोग से, लेकिन पढ़ाई लिखाई में हमारे साथ बैठते उठते थे, तो उनको सहानुभूति हुई और वो चुपचाप घर से पैसा लाके मेरा फॉर्म भरने के लिए कहा चलो। तो आज भी हम ऋणी हैं उसका। अब तो वो संसार में नहीं है, लेकिन हम आज भी उनका ऋण मानते हैं। तो ये फॉर्म भरा गया, हमसे उम्मीद की जाती थी, शिक्षकों ने उम्मीद की थी कि ये फर्स्ट क्लास जरूर करेगा, लेकिन मेरा फर्स्ट क्लास नहीं हुआ, क्योंकि ठीक परीक्षा के पहले बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत जी सारी जी जी। बाधाएं आई। मेरी बहन की, तो फेरी बहन की शादी थी परीक्षा से 2 दिन पहले, और शादी में बहुत मेहनत हमको भी करना था, उपाय ही नहीं था, कि मेरे माता पिताजी का यही आदेश था कि ये करो। हम्म। तो बहुत सारी बाधाओं के बीच में हमने किसी तरह से परीक्षा दी और पास कर गया, लेकिन अखरा बहुत था। पास करने के बाद भी हमारी अवस्था ऐसी हो गई कि कुछ ही महीनों के बाद दुकान हमारी चली गई। हमारे मकान मालिक ने बिजनेस डाउनफॉल को देखते हुए हमसे कहा कि छोड़ दो भाई, काय के लिए खींच रहे हो इसको, और हम लोग रोड पर आ गए। मैं 5 भाई था, मैं सबसे बड़ा था। मैं मैट्रिक की परीक्षा दे चुका था, हायर सेकेंडरी की एक्चुअली उस वक्त होती थी, जी 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 1969 में। जी। वो परीक्षा दे चुका था, लेकिन पिताजी ने, जब मैं 8वीं में प्रवेश किया था सर्राफ स्कूल में, तो उसी समय उनको किसी मित्र ने कहा था कि बेटा को आईएएस अफसर बनाओ, आईएएस अफसर नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाओ। काहे अच्छा कि अच्छा शिक्षा अच्छा। सभा स्कूल के ठीक सामने में एक मकान था, जिस मकान में एक चार्टर्ड अकाउंट मखनिया बोल के रहते थे, जो कलकत्ता में काम करते थे, लेकिन उस मकान के हिस्सा थे परिवार का, इसलिए उनका नाम बहुत था। और उनका नाम इतना था कि उस प्रभाव में ही हमारे पिताजी के एक मित्र ने, शंभू जी नाम था उनका, उन्होंने कहा कि बेटा को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाओ। तो प्लानिंग बताए, कहे हमको, बोले कि तुम बेटा टाइप सीख लो, टाइप शॉर्ट हैंड, और तुमको भेजेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता। लेकिन उस वक्त हमारी आर्थिक अवस्था कैसी होगी नहीं होगी ये हम नहीं जानते हैं। तो तुम पार्ट टाइम जॉब करना और चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करना। वो पार्ट टाइम जॉब तुमको ऐसे नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास कुछ स्किल रहना चाहिए। तो तुम टाइप शॉर्ट हैंड सीखो, और साइंस छोड़वा के उनको कहे कि कॉमर्स पढ़ो। जी 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 जी। अब उस वक्त ऐसा नहीं था कि विद्यार्थियों से पूछा जाता था कि तुम्हारा चॉइस क्या। पिताजी ने कहा, सिर झुका के मान लेते थे, आंख मिलाने की ताकत नहीं थी। उनके आदेश के अनुसार मैं आनंद इंस्टीट्यूट, कृष्णा टॉकीज के अहाते के अंदर था एक आनंद इंस्टीट्यूट, बाढ़ के एक साहब थे टीचर, उनका बेटा था एक हेमंत, एक वसंत। तो उसी आनंद इंस्टीट्यूट में हमने एडमिशन ले लिया और टाइपिंग तो शुरू कर दी। शॉर्ट हैंड तो उस वक्त शुरू नहीं कर पाया, थोड़ा समय लगा, लेकिन सीखना शुरू कर दिया। और
जब मैं हायर सेकेंडरी पास कर गया तो नौकरी खोजने लगा। ये बड़ी मुफलिसी वाली अवस्था थी, सुबह खाएंगे तो शाम का खाने का ठिकाना नहीं था, दुकान बंद। मेरी दादी का देहांत हो गया, पिताजी बेबस, लाचार, घर में खाने का ठिकाना नहीं था। बड़े बुरे दिन देखे उस कुछ दिनों में हमने, कि सिर्फ पांच भाई। तो सर कहानी रुकती नहीं है, आगे बढ़ती है। तो हम 5 भाइयों का जिम्मा लेके हम जब चले तो देखे अब करें तो करें क्या। तो एक प्राइवेट नौकरी का हमको कहीं से इसको समझ में आया, तो हमने कर लिया टाइपिंग का। साल भर लगभग उसके यहाँ काम किया, लेकिन बड़े परेशान करते थे। पालीराम बजाज उनका नाम था, और वो रजिस्ट्री ऑफिस में मुंशीगिरी का काम करते थे। सब वकीलों के साथ सेल्स टैक्स ऑफिस में। वो सेल्स टैक्स ऑफिस वहां तब था जबकि यहाँ पुराना वाला बरनवाल धर्मशाला के बगल वाला मकान है उसमें। तो वो हमको 80 रुपये महीने देते थे, और काम रोज हम 50-60 रुपए का करके उनको देते थे टाइप के जरिए। लेकिन उनकी बातचीत बड़ी खराब थी, बहुत नेगेटिव व्यू, बहुत कमेंट। मैंने अनप्रिविलेज को कैसे परेशान किया जाए ये खूब अच्छा से जानते थे। हम तिता के उनके यहाँ छोड़ दिए काम, बातों से उनसे हमने काम छोड़ दिया, और हम घर से भाग गए कि चलो कहीं चले, कलकत्ता, बंबई वगैरह वगैरह। ऐसा बहुत सुनते थे ना, कि वो मुंबई गया बन गया, वो कलकत्ता गया बन गया, वो दिल्ली गया बन गया। तो हम भागे, लेकिन लौट के आना पड़ा हमको। और लौट के जिस दिन घर आए उस दिन ही हमारे लिए दूसरा बुलावा आया था। एक एसके एल्युमिनियम फैक्ट्री चलती थी कास्टर टाउन में। जी। वहाँ टाइपिस्ट की जरूरत है, चलो। मैं टाइपिंग का फिर वहाँ जॉब पकड़ लिया। वहाँ 90 रुपया, हमको 10 रुपया ज्यादा मिलने लगा। लेकिन वहां भी टिक नहीं पाया। फैक्ट्री तो बड़ी थी, 100 से ज्यादा वहाँ स्टाफ थे, अच्छा चलता था। लेकिन वहाँ यूनियनबाजी हो गई, और उस यूनियनबाजी में उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दिया, हड़ताल करवा दिया। तो वहां से भी हम लोग को निकलना पड़ा। उस गाढ़े वक्त में उपेंद्र चौरसिया सीपीआई के लीडर थे, वकील थे, नेता भी थे। वो मेरे ऊपर मेहरबान हुए, वो जाने कि हम टाइप करते थे। तो उन्होंने हमको एक टाइपराइटर दिया और कहा चलो कोर्ट में तुम बैठो, टाइप करो। तो हम 1974 में कोर्ट में बैठ के टाइप करने का काम शुरू किए, और वो बहुत अच्छा चला, क्योंकि टाइपिंग की प्रैक्टिस तो मेरी थी ही। और टाइपिंग तब मेरा शॉर्ट हैंड वाला भी जो काम छूटा हुआ था वो भी हमने शुरू कर दिया। फिर से सीखने वाला जो काम बचा हुआ था या रिवाइज करना था वो सब करना शुरू कर दिया। और वहां पर मेरी अच्छी स्थिति हो गई। 1-1.5 साल के अंदर मैं अच्छा पैसा भी कमाने लगा, और सारे परिवार का पालन पोषण मेरा ठीक से चलने लगा। जब सरकारी तनख्वाह 220-280 रुपया, 90 रुपया मिलता था, उस वक्त हम वहाँ 500, 600, 700 रुपया हर महीने कमा रहे थे। और मेरे चाय पान पर इतना खर्च था जितना कि सरकारी तनख्वाह मिलती है उस पोस्ट पर। जो क्या बात है। तो ये टाइपिंग शॉर्ट हैंड का कमाल था। और हम परीक्षा दिए, दुमका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वैकेंसी निकला था। तो उसमें मेरा स्पीड देख के थोड़ा सा हम लोग और बीच में थोड़ा सा आपको पॉज करना चाहेंगे, रुकना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमारी जर्नी रही है आपकी दर्शकों को थोड़ा फिर से एक बार हम थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहते हैं सभी दर्शकों को कि देखिए कितना चैलेंजिंग समय था कि मैट्रिक का एग्जाम देने के समय में भी पैसे नहीं थे। हमारे भोला प्रसाद शाह जी का उस समय कितना डिफिकल्ट था। बचपन जो कि इतना चैलेंजिंग था कि मंदिर के आसपास का जो उनका दुकान था वो सब भी बहुत बुरी तरह से बिखर चुका था। और जो एक तो फैमिली भी, चूंकि आज के समय में थोड़ा छोटा परिवार है, लेकिन उस समय पूर्व में काफी बड़े परिवार होते थे। 5 भाइयों का इनका परिवार था। उसके बावजूद भी उन्होंने सबसे अच्छी बात उन्होंने क्या की कि उन्होंने टाइपिंग का अपने काम के एक हुनर को उन्होंने सीखा था। ये एक सीखने वाली बात है कि एक हुनर जो है, एक स्किल जो है हमारे जीवन में हमको कहाँ से कहाँ ले जाती है, इसका जीता जाता है उदाहरण है हमारे भोला प्रसाद शाह जी कि उन्होंने छोटी सी एक स्किल सीखी टाइपिंग की। उस समय के लिए वो बहुत बड़ा, जो कि उस समय 1969 की बात कर रहे हैं, उस समय 80 रुपीज का भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा। आप सोच सकते हैं आज वो समझ लीजिए कि एक तरह से 8 लाख रुपया के बराबर है, इस तरह समझ सकते हैं, 80,000 रुपए के बराबर है। तो मतलब उस समय से उन्होंने इस चीज को पिक किया है। और फिर उन्होंने अभी जर्नी बता रहे थे कि कैसे दुमका में जो है वैकेंसी निकली,
प्लीज कैरी, आगे फिर से कंटिन्यू करिए भोला प्रसाद जी। जी धन्यवाद। इस बीच में मैं एक बात कहना मिस कर गया कि जी 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 69 में जो मेरी पढ़ाई छूटी, मैं कॉलेज में एडमिशन जरूर लिया है। एएस कॉलेज, सत्संग कॉलेज में एडमिशन जरूर लिया। सत्संग कॉलेज की शुरुआत की बात थी, वो सिर्फ 2 साल 1 साल उसका चला हुआ था। सेकेंड ग्रुप में मैं एडमिशन ले लिया था, कॉमर्स में ही, हाईकॉम में। और गोविंद साहब बोल के एक टीचर थे, उन्होंने ही प्रॉम्प्ट किया और हमको उसमें एडमिशन भी करा दिया, कम पैसे में ही। लेकिन 14 रुपया महीना देना पड़ता हर महीने उसमें कॉलेज में फीस। वो 14 रुपया हम महीना में कमाने का कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। हम बहुतों के यहाँ गिड़गिड़ाए, रोए कि भैया नौकरी में रख लो, 85 रुपया देना, 25 रुपया देना, लेकिन 14 से ज्यादा देना। कोई मदद नहीं मिली। वो 14 रुपया हर महीना नहीं देने के कारण मेरी पढ़ाई छूट गई। और छूटी ऐसी कि फिर हम 7 साल का गैप के बाद फिर हमने पढ़ाई शुरू की, जब नौकरी लग गई उसके बाद। और तब से मैं लगातार 12 साल तक पढ़ाई की। शादी हो जाने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद भी मैंने एमए किया इंग्लिश में, इंग्लिश ऑनर्स किया, स्पेशल ऑनर्स किया, बीए किया, आईए किया, सारा नौकरी लगने के बाद। वो सांध्य विद्यालय था, इवनिंग कॉलेज, वहां से मैंने किया। क्योंकि देवघर में ही मेरी पोस्टिंग बाद में हो गई, दुमका के बाद, और देवघर में ही वो कॉलेज है। तो इस तरह पढ़ाई करते करते मैंने इंग्लिश में डबल एमए किया, हिंदी में एमए किया फर्स्ट क्लास देवघर कॉलेज के जरिए, और लॉ भी किया। उसके बाद मैं एक कॉलेज में 5-6 साल तक इंग्लिश के प्रोफेसर के रूप में, वो मॉर्निंग कॉलेज था, पंडित विनोदानंद झा कॉलेज, जो अभी थाड़ी दुलमपुर देवघर में है। वहां 5-6 साल मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ाया भी। वो मॉर्निंग कॉलेज था, इवनिंग कॉलेज में पढ़ाई किया, मॉर्निंग कॉलेज में पढ़ाया। नौकरी करते रहा, नौकरी के दौरान ये सब मैं करता चला गया। और यही चीज सर, आप ही का एक जो ये जो बात है ना, आप लगातार जो सीख रहे हैं, लगातार सिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि हम लोग दोनों, मैं भी पर्सनली, और हमारे जो गेस्ट हैं हमारे भोला प्रसाद शाह जी भी जो हैं, हम लोग एक ही मतलब मेंटोर के हम लोग विद्यार्थी भी हम लोग अभी भी हैं। और एक ही डिजिटल आजादी स्कूल से हम लोगों ने पढ़ाई भी किया। और इनका एक जो बहुत बड़ी चीज इनकी लगी मुझे, कि खास करके कि इतने एज होने के बाद, रिटायर होने के बाद भी जो इनका जुनून है लोगों को सिखाने के प्रति, लोगों को कुछ अपनाने के प्रति, लोगों को समझाने के प्रति, ये मुझे आकर्षित किया। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनके साथ जरूर एक बार हम लोग टॉक करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, ताकि हमारे ऑडियंस समझ पाए कि एक 60 ईयर होने के बाद भी आपके पास बहुत कुछ है। आप कुछ करना चाहेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई रियली एडमायर हिम। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ऐसे हमारे जो साथ में लोग हैं, वो हम जैसे युवाओं को भी बहुत बड़ा मदद करते हैं। और हमारे जैसे जैसे जो और युवाएं हैं जो हमारे समाज में चल रहे हैं, उनको भी बहुत हेल्प करते हैं। सर बताइए कि वहां पर मतलब सबसे जो उसके बाद जब जॉब किया, तो फिर आप पटना में मतलब कैसे चले गए, पटना हाई कोर्ट में कैसे चले गए, आपने एक बार बताया था। जी जी बता रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। इस बीच में एक बात और याद आ गई कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। और हाई स्कूल लेवल में जब मैं था, तो शिवगंगा किनारे जो एक लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी में हम किसी तरह एडमिशन पा गए। और उस लाइब्रेरी में हिंदी की जितनी किताबें थी, 8-10 अलमीरा, वो सब मैंने 1.5-2 साल के अंदर पढ़ के खत्म कर दिया। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। तो पढ़ने का जुनून था, और हमको पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, इसलिए कि हमको ज्यादा, और जिस चीज से हटा दिया जाए, जो मौके कम हो, उसका वैल्यू बढ़ जाता है ना। तो वो मैंने किया। और आपने क्या याद दिलाया सर कि ये जब दुमका में ज्वाइन कर लिया, तो साल भर के बाद हमने कह के अपना रिक्वेस्ट करके ट्रांसफर करा लिया देवघर। और देवघर में ही उसके बाद हम रहने लगे, देवघर कोर्ट में ही काम करने लगे। वहाँ सीजीएम, वहाँ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ दुमका में थे, और यहाँ फर्स्ट एडिशनल सब जज उस समय होते थे, उनके यहाँ हमारी पोस्टिंग थी, जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी थे। तो इस तरह काम के दौरान हमारी कोई कमजोरी नहीं थी, बहुत अच्छे माने जाते थे काम में मेरे लिए मांग के लोग लेता था कि हमको वही स्टेनो दीजिए। तो उस समय से बहुत ही मेरी अच्छी प्रैक्टिस रही। और तब भी मैं दूसरों को प्रेरित करता था कि अरे तुम मोहरी रहो, वकील बन जाओ, थोड़ा पढ़ाई कर लो। कोई दूसरा रहता था, उसको भी कुछ कुछ बताते रहते थे। मैंने दूसरे को हेल्प करने की टेंडेंसी रहती थी,
और नौकरी करने के दौरान हमने कई लोगों को, दूसरों को नौकरी लगाने के लिए प्रेरित किया और लगवाया। तो ओके उसके ओके, बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं प्लीज जब प्लीज कैरी कैरी कीजिए। देवघर देवघर कोर्ट में मैं अपनी नौकरी करता रहा। इस बीच में पटना हाई कोर्ट चला जाऊं, अपना प्रमोशन कुछ लूं, इसके लिए मैंने एक बार प्रयास किया और वहां से कंपटीशन के लिए सूचना आती थी कि कोई आपके जजशिप में है तो वैसा स्टेनो से अप्लाई करवाइए। तो हम भी अप्लाई किए और मेरा वहां भी सिलेक्शन हो गया। उसके लिए हमको ओके करना ये ओके। पड़ा कि 3 महीना छुट्टी लेके मैं पटना में मीठापुर में रह के एक दुर्गा कमर्शियल इंस्टीट्यूट था, वहां पर हम अपने शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को पूरा किया। 3 महीना तक मैं छुट्टी में रहा, सर्विस में रहते हुए छुट्टी लेके 3 महीना वहां रिवीजन किया, खूब प्रैक्टिस किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। जी 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 वहां जी चला गया, मैं पटना हाईकोर्ट में पीए बन गया। जी और जी जी। लेकिन वहां साल भर काम करते करते मेरा ये अनुभव हुआ कि यहाँ हेल्थ इश्यू आ रहा है। मेरा पुराना बचपन की बीमारी थी दमा की, सांस फूलने की, वो वहां फिर से, प्रदूषण वहां ज्यादा था, जी जी लालू जी। जी का टाइम था, रोड हम्म पर प्रदूषण ज्यादा था। तो मैंने एक एप्लीकेशन किया चीफ जस्टिस के पास कि हमको वापस कर दिया जाए, यहाँ मेरा हेल्थ इशू परेशान कर रहा जी जी है। जी जी। यदि वहां भी मैं जजों के प्रिय था, काम करने में मेरा सानी नहीं था, अपने मुंह से बड़ाई प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा टाइपिंग का एक्यूरेसी 100% था, एक कॉमा फुल स्टॉप में भी गड़बड़ नहीं होता था। ये रिपुटेशन मेरा रहा हाई कोर्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। मैं फिर जैसे ही दरखास्त किया, अगले दिन आदेश आ गया कि हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो, हेल्थ इशू है तो। और ओके मैं चला आया, ओके। वापस चला आया। बहुत लंबे समय तक डिस्ट्रिक्ट जज का स्टेनोग्राफर बना रहा, पूरी जिम्मेवारी के साथ, मैं उनका सारा काम करता था अकेला। आज मेरे ही अकेले के काम को करने के लिए वहां 3 आदमी की पोस्टिंग हुई है, जो सारा काम मैं अकेला करता था। जी जी जी। चलिए, यही तो काम करने खूबसूरती में आपकी है कि आप इतने शिद्दत के साथ आपने अपने काम को निभाया है, कि यही शिद्दत आपका आज भी झलकता है जब आप खुद इस चीज को कर रहे हैं। तो सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि मतलब फिर ये मतलब मन में आपका कैसे आया कि जो आप सीखे थे, जो आप प्रैक्टिस किए थे, आई थिंक कम से कम 40-50 वर्ष, उसको फिर क्यों लोगों को सिखाना चाहिए? ये मन में विचार कहाँ से आया कि क्यों हम सिखाएं किसी को? ये विचार आपने कुछ जो कुछ तो मेरे मन में पनप रहा था सर। सॉरी फॉर जी 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 इंटरप्शन। जी मेरे मन में विचार तो कुछ था, मैं सिखाता था लेकिन रेगुलर वे में नहीं सिखाता था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद देखा कि हठात कि मैं तो अब एकदम फ्री हूँ जी वर्कलोड से। तो मेरे एक मित्र ने भी सहारा दिया, कहा, वो छवि शंकर पंडित हैं, मित्र हैं मेरे, उनको बबलू जी प्यार से कहते हैं। उन्होंने कहा कि आप जो विद्या लिए हुए हैं, उन्होंने उनसे डिस्कशन हुआ का, जो विद्या लिए हुए हैं ये बांट दीजिए। तो मैंने भी सोचा कि शॉर्ट हैंड का मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, उस शॉर्ट हैंड की बदौलत मैं जीरो से हीरो बना हूँ। आज करोड़ों की संपत्ति मेरे पास है, मेरे बच्चे प्रोफेसर्स हैं, मेरी एक बेटी विदेश में है, वो भी स्टेब्लिश है, वेरी वेल स्टेब्लिश। मेरी पत्नी हेड मिस्ट्रेस इंचार्ज रह के रिटायर की हैं। तो सारा कुछ शॉर्ट हैंड की बदौलत ही तो शुरू हुआ। मेरे भाई लोग मिलिट्री में गए, वहां से लौट के आए, 5 भाई का जिम्मा मेरे ऊपर था, सबको जी सेटल किया मैंने, बच्चे बच्चियों की शादी की। शादी में किसी जी का तिलक दहेज वाली कोई काम नहीं किया मैंने, वो जी मेरे जी जी विरुद्ध है। और जब इतना कुछ हमको शॉर्ट हैंड ने दिया है तो उसका ऋणी तो मैं हुआ ही। तो ये जी 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 जिस मुसीबत से हमको शॉर्ट हैंड ने उबारा, ये कितनी अच्छी विद्या। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना तो मैं भूल ही गया, लेकिन ये विद्या जो है तो बहुत कुछ दे सकती है। ये हमको सब कुछ दी है, ये सबके लिए उपलब्ध है और इसमें मेहनत बहुत ज्यादा नहीं है। जी 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 इंटेलिजेंट और टैलेंटेड होना जरूरी नहीं है, ये प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस से ही हो जाता है। और मैंने जी। जम के प्रैक्टिस की, अब भी प्रैक्टिस करता हूँ इसकी। ओके ओके ओके। तो तो इस सर विद्या सर ये का बताएं कि तो सर कितना एक युवा जो मान लीजिए आज के समय में, जो युवा आज के समय में मान लीजिए 10th पास कर रहा है या 11th पास कर रहा है, और क्या
उनके लिए ये, या जो 12th पास कर रहा है या ग्रेजुएशन भी कर चुका है मगर फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा है, तो क्या उनके लिए यहाँ पे संभावनाएं हैं इस फील्ड में, यहाँ पे इसको शॉर्ट हैंड का सीखने के बाद उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आज के टाइम में? जी, बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। अपॉर्चुनिटीज कितने प्रकार के हैं और कहाँ तक ले जा सकते हैं, ये चर्चा का विषय है। सामान्यतया लोग नहीं जानते हैं। जी जी भाषा पर मैं पहला बिंदु बतलाता हूं कि भाषा पर पकड़ अगर आपकी है तो भाषा ही वो माध्यम है जो दूसरे सब्जेक्ट्स को समझने में मदद करता है। अगर शॉर्ट हैंड सीखता है कोई तो भाषा पर उसकी पकड़ मजबूत होती है, बहुत मजबूत होती है, क्योंकि भाषा ही वो टूल है जो किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए जरूरी है। चाहे आप फिजिक्स जी सीखिए, केमिस्ट्री सीखिए, ज्योग्राफी सीखिए, हिस्ट्री सीखिए, कोई भाषा तो चाहिए ना। तो निश्चित तौर पे, निश्चित हिंदी तौर हो पे। या इंग्लिश हो, कोई भाषा पर अगर पकड़ बनानी है, अंग्रेजी अगर अच्छी बोलनी है, अच्छी समझनी है, अच्छी सुननी है, हिंदी की भी जरूरत है, तो उसके लिए शॉर्ट हैंड बहुत ही बेस्ट उपाय है। और ये एक पर्सनल टूल की तरह काम करता है, आपकी समझदारी के स्कोप को बढ़ा देता है, उसकी गति को बढ़ा देता है, आप तेजी से सोचना शुरू कर देते हैं। एक मेंटल डिसिप्लिन देता है, एक मेंटल डिसिप्लिन की प्रैक्टिस होती है। सेल्फ डिसिप्लिन में जब आप अपने आप को ग्रो करने लगते हैं तो ये आपका चारों बगल का रास्ता खोल देता है। हायर स्टडीज करनी है तो शॉर्ट हैंड सीख के जाइए, आप बेहतर करेंगे औरों की बनस्पत। ओके ओके। अपने आगे पढ़ाई की, एमए वगैरह की पढ़ाई की तो शॉर्ट हैंड के कारण मैं आराम से पढ़ाई कर पाया, क्योंकि जो नोट्स आते थे मैं फटाफट टाइप कर लेता था, टाइपिंग में खूब स्पीड थी। जो क्लास में जाता था, कहीं नोट उट करने का रहता था तो मैं शॉर्ट हैंड में लिख लेता था। उससे क्या कि मेरा आराम से हो जाता था, दूसरों के बनस्पत पहले हो जाता था। तो ओके, ये वाह, एक सच में ये बड़ा तो, ये तो पर्सनल। बहुत बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव बताया आपने कि इसका इम्पैक्ट मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम जल्दी जल्दी लिख लिए, बस इसका इम्पैक्ट ये है कि आपका माइंड भी तेजी से काम करने लग रहा है और ये आपको फायदा दिया आगे की पढ़ाई में। तो ये बच्चे मतलब आज के समय में अगर सिर्फ युवा जो है हमारे, उनको मैं एक संदेश देना चाहूंगा सर के माध्यम से कि मतलब इसको ये मत सोचिए करिए कि जॉब ही हो रहा है, बट सोचिए कि ये अगर सीख लेते हैं ये एक स्किल, तो पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ आप में इतना तेजी से आप सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी कि कुछ और भी जो आप काम करना चाह रहे हैं वो भी आप इजीली कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये बताइए कि फिर हम लोग जो तो फिर आपने आपने सिखाने का जो प्रयास है इसके लिए जो आपने शायद एक संस्था भी डेवलप किया है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? आपका संस्था जिसके माध्यम, जो स्कूल आपकी जिसके माध्यम से आप लोगों को सिखाते हैं वो कहाँ पर है, कैसे है, किस प्रकार सिखाते हैं लोगों को? जी सर, 2012 में मैं रिटायर किया दिसंबर में, और मेरा जी जी बेटा एक अपने मित्र, इंजीनियर मित्र के साथ एक इंस्टीट्यूट खोला था देवसंग के पास, देवघर में देवसंग कॉलेज के पास में एक इंस्टीट्यूट खोला था, जहाँ की परीक्षाएं होती थी। 100 से ज्यादा कंप्यूटर लगाए गए थे और अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से वहाँ परीक्षाएं होती थी। उस इंस्टीट्यूट में हमको मौका मिला, हम वहाँ इंग्लिश और इंग्लिश शॉर्ट हैंड और स्पोकन इंग्लिश ये पढ़ाना शुरू किए। लेकिन वो इंस्टीट्यूट हमको छोड़ना पड़ गया, तो मैंने घर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। घर पर पढ़ाते जी पढ़ाते साल 2 साल में ही हमको लगा कि एक इसका नाम होना चाहिए, इस पर प्रमाण पत्र भी कैसे देंगे, ये सब के लिए 2015 में फॉर्मली हमने 10 मई 2015 को मैंने एक स्कूल की स्थापना की, एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड स्कूल। थैंक यू, और थैंक यू, तब बहुत से बहुत घर सुंदर पर ही नाम है। पढ़ाने लगे। जी जी जी। ये एक्सपर्ट में सर ई स्पेलिंग में नहीं है, एक्स से शुरू होता है, एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड स्कूल। और मैंने पढ़ाना शुरू किया ऑफलाइन। वो ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते मैं कोरोना के समय तक चला आया, बहुत सारे बच्चे को सर्टिफिकेट भी दिया, पढ़ लिया, नौकरी भी लग गई। लेकिन कोरोना के टाइम में मैं खुद भी बीमार पड़ गया, और सारी व्यवस्थाएं कैसी थी ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है, बड़ा ही नेगेटिव माहौल था। मैं बीमार पड़ गया, जब बीमारी से फिर उबरा, रिकवरी मेरी हुई, 2022 आ चुका था, जी तब मेरे मन में आया कि अब तो ऑफलाइन पढ़ाना बेकार ही है, क्योंकि बच्चे आएंगे नहीं, सब डरते हैं। तो मैंने ऑनलाइन का रास्ता तलाश करने लगा, तलाश जी करना जी शुरू जी। किया। तो 5-6 जगह तो मैं ठगा गया,
पैसा ले ले, बतावे नहीं, या उल्टा पुल्टा कुछ कुछ करते रहे। और अंततः हमको फिर डिजिटल आज़ादी स्कूल के संदीप भंसाली जी से ही भेंट हो गई एक प्रचार में, उनके एक एड्स में, और मैं उनका भी कहा कि देख लूं इसको भी क्या है इसमें। तो देखा तो मुझे पसंद आया, मैं एक छोटा सा कोर्स खरीद लिया और सीखना शुरू किया, तो मुझे और भी पसंद आया और मैं बहुत जल्दी ही इसमें पूरा समय देने लगा और सीखना शुरू कर दिया। वो सीखना शुरू करके मैं सीखता गया और अभी भी सीख ही रहा हूं कि हाउ टू टीच ऑनलाइन। तो यहाँ अब आने के बाद अब तो फेसबुक ऐड भी लगाना सीख लिया, बच्चे आते भी हैं, फोन भी आता है, मैसेज भी आता है, और मेरे 1500 से ज्यादा का लीड भी आता है एक बार में। फॉलोवर्स मेरे 5 से 10 हजार के बीच में है। इंस्टाग्राम पर 3-4 अकाउंट है मेरा, फेसबुक में अकाउंट है, और एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड स्कूल का यूट्यूब तो है ही है। तो ये सब करने के बाद लगा कि हाँ, ये प्लेटफॉर्म ठीक है, यहाँ मैं बेहतर तरीके से सिखा सकता हूँ कुछ बातें। और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि नौकरी के दौरान भी मैंने शॉर्ट हैंड पर रिसर्च करना बंद नहीं किया, क्योंकि मैं फोनेटिक्स सीखने के लिए शॉर्ट हैंड से ही प्रभावित हुआ था। और फोनेटिक्स लिंग्विस्टिक्स मैंने हैदराबाद के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस हैदराबाद, वहां मैंने एडमिशन लिया और 3 साल तक लगभग वहां के कोर्सेज की पढ़ाई मैंने की, जिसमें लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश ग्रामर, लिटरेचर, लिटरेरी एक्सप्रेशन, फोनेटिक्स और उसके अलावा लिंग्विस्टिक्स, ये सब सारे सब्जेक्ट थे। वो सब सब्जेक्ट हमको सारे के सारे शॉर्ट हैंड से रिलेटेड मिले और मैंने अपनी पढ़ाई को इस तरह से जारी की। तो वहां से हमको इंसाइट मिला कि एक्चुअली शॉर्ट हैंड जो है सो बिल्कुल फोनेटिकली तैयार किया गया है, और जो फोनेटिक्स जानता है वो शॉर्ट हैंड को बेहतर समझता है, बेहतर पढ़ा सकता है। हमसे पहले जो और गुरु लोग शॉर्ट हैंड के रिनाउंड गुरु रहे हैं, गोपाल दत्त बिष्ट, अकेला पीएचडी किए हैं वो शॉर्ट हैंड पर पीएचडी करने वाला अकेला एकमात्र नाम है। उन्होंने कहा कि शॉर्ट हैंड सिखाना बिना फोनेटिक्स के ज्ञान के ठीक वैसा ही जैसा कि एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी बिना समझे कोई डॉक्टरी की प्रैक्टिस करे। ये उनका कहा हुआ है। उनका सारा मैंने खरीदा, सीखा, उनसे बातचीत किया, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। और एक डाहिया जी थे राजस्थान के, वो भी अब गुजर गए हैं, बिष्ट जी भी गुजर गए हैं, डाहिया जी भी गुजर गए हैं, वो भी मार्वेलस टीचर रहे। उनका पढ़ाया हुआ राजस्थान हाईकोर्ट में जितना विद्यार्थी है, स्टेनोग्राफर है, अधिकतर उन्हीं का सीखा हुआ है। तो इन गुरुओं के सहारे मुझे भी बहुत हिम्मत मिली। मैं रिसर्च करता रहा और शॉर्ट हैंड पर बहुत कुछ रिसर्च किया हूँ। मैंने रिसर्च में ये भी पाया कि जर्मन रिसर्चर्स जो हैं सो पाए कि लास्ट एज में जो डिमेंशिया ग्रुप के बीमारियां हैं, जैसे पार्किंसन वगैरह, ये बीमारियां इस शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करने वाले को नहीं होती है, रेदर उनका मेमोरी लॉस होने की बजाय मेमोरी इनहेंस होता है शॉर्ट हैंड के कारण। क्या बात है। तो अपने रिसर्चेस में मैं ये सभी चीज पाया, मैं अपने रिसर्चेस में पाया। सही बात है सर, जो आपने बताया कि मतलब कितना इम्पोर्टेंट है कि इस एक नॉलेज की वजह से आपका सोचिए कि कितने बीमारियों को भी ये रोक रहा है। ये भी एक अलग पर्सपेक्टिव है, शायद में भी बहुत लोग जानते नहीं होंगे कि शॉर्ट हैंड जो है आपको कई सारे बीमारियां जो भी आप बता रहे थे, डिमेंशिया एक्सेट्रा को भी रोक सकता है। साथ ही साथ आपने जो इतना बेहतरीन एक स्कूल का निर्माण किया था कि उसके माध्यम से बच्चों को एक दिशा निर्देश मिल सके। सर, जानना चाहिए कि आपके विद्यालय जो एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड स्कूल है, इसके माध्यम से कितने बच्चे बच्चियां को आपने इस विषय में शिक्षा दी है और वो आज के समय में क्या कर रहे हैं? सर, प्राइमरी मेरा सब्जेक्ट तो सिखाना है कि शॉर्ट हैंड सिखा के जॉब के काबिल बना देना है। लेकिन जो बच्चे कमजोर आते हैं, मेरे पास इंग्लिश ऑनर्स के भी बच्चे आए तो उनको उसमें भी मैंने मदद किया। इंग्लिश ऑनर्स में उनकी पढ़ाई को पूरा करवाया, पहले खुद से उनका नोट्स लिखा, बताया, सिखाया। पहले कहा पहले इंग्लिश ऑनर्स वाला काम भी पूरा कर लो, उसमें फेल कर जाओगे तो फिर इसमें तुमको तकलीफ होगी। तो वो भी मैंने पढ़ाया। एमए इंग्लिश में पढ़ाया मैंने, और भी
जो बच्चे मेरे पास आते थे इंग्लिश के हायर एजुकेशन के लिए, एमए करने के लिए या इंग्लिश ऑनर्स करने के लिए या हिंदी ऑनर्स करने के लिए, तो उनको भी मैं पढ़ाता था। उसके लिए मैं फीस अलग से नहीं लेता था, वो ऐसे ही पढ़ा देता था उनको। और उसके बाद शॉर्ट हैंड वाला सब्जेक्ट पढ़ाता तो उसके बाद, और तब तैयार करके भेजता था। और वो लोग जहां भी गए अच्छा टॉपर होते थे। रांची हाईकोर्ट में जो परीक्षा हुई, मेरी स्टूडेंट थर्ड टॉपर हुई वहां। एक नितेश बोल के स्टूडेंट है जो पटना एम्स की परीक्षा देने के लिए गया, वहां स्टेनोग्राफी की भी परीक्षा हुई और उसमें वो टॉपर रहा। तो पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है सर। मैंने जितना झेला, जितना मैंने इसमें गलतियां की, जितनी सीखी, मेरे पास पूरा कोर्स है, जेडी बिष्ट साहब का कोर्स है, नेशनल स्कूल ऑफ शॉर्ट हैंड जो विशाखापत्तनम में है, उसका सारा कोर्सेस है मेरे पास। वहां भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और भारतवर्ष के ही स्टेनोग्राफर अधिकतर यूरोपियन और एशियन कंट्रीज में स्टेनोग्राफी के लिए जानते हैं और अच्छी तनख्वाह मिलती है उनको, उन लोग को 2 से 5-6 लाख रुपया तक मंथली मिलता है। ओके ओके, सोचिए मतलब हमारे जो साथी हैं युवा वर्ग, उनको कहना चाहेंगे कि आप ये मत सोचिए कि सिर्फ भारतवर्ष में इसकी लिए संभावनाएं हैं, बल्कि भारतवर्ष के अलावा भी, जैसे कि सर बता रहे थे कि विदेशों में भी इसकी इतनी मांग है कि लोग 5-6 लाख रुपया पर मंथ एक अर्न कर सकते हैं एक शॉर्ट हैंड का एक स्किल से। और साथ ही साथ चूंकि ये शॉर्ट हैंड सर नहीं सिखाते हैं, इसके अतिरिक्त सर सिखाते हैं कि कैसे फोनिक्स और कैसे इंग्लिश को भी मजबूत किया जाए, क्योंकि जब तक इनका कॉम्बिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक आप एक्सेलेंस नहीं कर सकते अपने उस फील्ड में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा तो आपने, आपके माध्यम से आपने बताया भी कि जैसे कि दिल्ली में या पटना में या रांची में कई लोगों को जॉब भी लगा है। तो सर आप जैसे जानना चाहेंगे कि आपका एक क्या मिशन है इस शॉर्ट हैंड को लेके, आपका क्या मिशन है, आपके स्कूल का क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं सर कि जो भी विद्यार्थी आगे बढ़ना चाहते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं या नहीं भी हैं, तो आगे बढ़ने के लिए या आपको फर्दर स्टडीज करने के लिए विदेश जाना हो या इंडिया में स्टडी करना हो, मेडिकल जाना हो, मेडिकल करना हो, इंजीनियरिंग करना हो, तो आपकी अंग्रेजी और शॉर्ट हैंड अगर ये दोनों स्ट्रांग है तो आप बेहतर स्टूडेंट हमेशा साबित होंगे, क्लास में टॉपर होंगे आप। जैसा मेरे विद्यार्थी ने किया है, मेरे सारे विद्यार्थी अपने अपने क्लास में मान्यता प्राप्त टॉपर रहे हैं। मेहनत करने का एक अनुशासन जज्बा पैदा होता है, आप सीखते हैं हाउ फोकस, ये भी सिखाया जाता है। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी साथ साथ कराता हूं और माइंडसेट पर भी काम करता हूं। जी 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 तो बहुत है, जी जी बहुत जी। ही तो आप देख सकते हैं सभी युवा साथी कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिर्फ ये कोर्स नहीं है, सोच सकते हैं ये एक मोमेंटम है अपने आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने। जो भी युवा साथी हैं जो चाहते हैं सर से सीखना, तो आप आज के समय में, सर बताया सर ने कि ऑनलाइन मॉडल में अब आ चुके हैं। पहले इनका सिर्फ ऑफलाइन था, बट आज के टाइम में ऑनलाइन मॉडल भी आ चुका है। और जो भी हमारे दर्शक हैं, आप भी अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसे हैं, कोई महिला है या कोई बच्चे हैं जो चाहते हैं, युवा हैं जो कि चाहते हैं कि कुछ हमें ग्रो करें, तो एक इस शॉर्ट हैंड के साथ साथ उनका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो सकता है, उनको इंग्लिश के ऊपर भी कमांड बन सकता है, अपने क्लास में वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे मेंटल डिसीजेस से जो बताया उन्होंने, उससे दूर रहने का भी एक तरीका है, उपाय है। सर आपका स्कूल में क्या सिस्टम क्या है, कैसे मतलब आपका कोर्स का जो मैकेनिज्म है, कैसे कैसे बनाते हैं कोर्स डिजाइन, या कैसे करके कितने वक्त देना पड़ता है आपके यहाँ सीखने के लिए किशोरों को, बच्चों को? सर कोर्सेस तो कई हैं, 5 लेवल पर कोर्सेस हैं हमारे। 5 लेवल का अलग अलग रिजल्ट है। शॉर्ट हैंड में जो जॉब होता है गवर्नमेंट जॉब, उसमें कम से कम किसी किसी स्टेट में 60 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड मांगता है। उससे ऊपर है, ज्यादा पॉपुलर है 80 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड। पर मिनट 80 वर्ड्स लिखने की ताकत चाहिए। उससे ऊपर है 100 वर्ड्स पर मिनट, जो हाई कोर्ट में होता है 100 वर्ड्स पर मिनट। उसके बाद उसका प्रमोशन होता है 120 वर्ड्स पर मिनट, और उसके ऊपर होता है 160 वर्ड्स पर मिनट पार्लियामेंट में। तनख्वाह का सर रेंज है 25,000 टू 40,000, 40,000 टू 60,000, 60,000 से 95,000 रुपया फर्स्ट पेमेंट है पार्लियामेंट में। अभी कुछ हो सकता है और बढ़ गया हो, हम नहीं जान रहे हैं,
लेकिन जी 25,000 से 95,000 तक रुपये कमाने के लिए आपका स्पीड का लेवल क्या है, इस पर मेंटेन होता है। तो 80 वर्ड्स पर मिनट मान के चलते हैं, इससे ग्रेड डी में, एसएससी के ग्रेड डी में इससे पोस्टिंग हो जाती है। तो 80 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, 120 वर्ड्स, ये अलग अलग लेवल तैयार करते हैं, जो कम से कम 6 महीना और अधिक से अधिक 1.5-2 साल का समय लगता है। इसको सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता है, 2 से 4 महीने के अंदर में आप सीख जाते हैं शॉर्ट हैंड। लेकिन उसकी प्रैक्टिस और रेडी टू टेक टेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन, रेडी टू एग्जाम स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करती रहनी होती है। वो करने में अपना आपके दिए हुए समय के अनुसार आप पर निर्भर है, 6 महीना, 8 महीना, साल भर ऐसे चलता है। मेरे यहाँ रिकॉर्ड है कि सबसे कम समय में जो विद्यार्थी तैयार हुआ वो 8 महीने में 100 से ज्यादा स्पीड लाया था। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो अभी दरभंगा कोर्ट में पोस्टेड है। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। दरभंगा हमारी मेरा गृह जिला भी है, तो बहुत सुन के भी मुझे अति प्रसन्नता हुई कि मतलब वहाँ पे आपके जो सिखाए हुए जो हैं बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं, और जो आपने एक दिशा दिखाया कि एक जॉब का जो पॉसिबिलिटी है 25,000 से लेकर के आई थिंक 90-95,000 या उससे कहीं ज्यादा हो चुका होगा आज के समय में, क्योंकि महंगाई जिस प्रकार बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर ज्यादा बढ़ गया होगा। अच्छा सर, अगर मान लीजिए अगर किसी का जॉब अगर नहीं हो पाया, अगर सर मान लीजिए किसी का जॉब अगर नहीं भी हो पाया मगर ये स्किल अगर सीख लेता है तो बच्चा क्या कर सकता है, तो उसके पास क्या संभावना है? प्राइवेट में भी बहुत ज्यादा जरूरत है। प्राइवेट कंपनीज जो है उसमें आप देखते होंगे जॉइंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी वगैरह वगैरह जो देखते हैं ना, तो हर प्राइवेट संस्था में मीटिंग्स जो होते हैं वो मीटिंग्स को जॉइंट सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी वही लोग नोट करते हैं। सारा मीटिंग्स के माइन्यूट्स वही लोग बनाते हैं, तैयार करते हैं, और ये लिखने का काम कोई ऑफिसर नहीं करता है, वो लिखने वाला काम हर जगह स्टेनोग्राफर ही करता है। रिपोर्टर, जितने रिपोर्टर हैं, इवन लंदन में भी जो रिपोर्टर की परीक्षा की तैयारी करता है और देता है, उनके लिए भी एक सब्जेक्ट जरूरी है कि कम से कम 100 वर्ड्स पर मिनट स्टेनोग्राफी भी चाहिए। रिपोर्टर बनने के लिए ये एक मानक है कि रिपोर्टर बनने के लिए बाकायदे रिपोर्टर, रजिस्टर्ड और गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त रिपोर्टर बनने के लिए उसको शॉर्ट हैंड जानना जरूरी है। लीगल क्षेत्र में है, हर वकील को स्टेनोग्राफर की जरूरत है, जिस वकील का भी प्रैक्टिस जमा हुआ है। जैसे हाई कोर्ट में जितने भी वकील हैं हर एक के पास में स्टेनोग्राफर है। कोर्ट में तो है ही है, कोर्ट में तो है ही है, उसके अलावा स्टेनोग्राफर है। फ्रीलांसर जितने होते हैं वो भी, उसमें भी बहुत सारे स्टेनोग्राफर होते हैं, और कुछ नहीं करे तो बैठा भी रहेगा तो पढ़ाएगा तो कम से कम दूसरे को सिखला तो देगा। तो लिखने का काम जो पूरे सरकार के डिपार्टमेंट में होता है, 8,000 जिले हैं हमारे देश में, 8,000 जिले में, हर जिला में 100, 200, 500, 1000 जिले के स्ट्रेंथ के अनुसार उतने स्टेनोग्राफर वहां पोस्टेड हैं। तो कितना ज्यादा स्टेनोग्राफर पोस्टेड है सोच के देख लीजिए। जितने ऑफिसर हैं हर ऑफिसर के पीछे एक स्टेनोग्राफर है। सीईओ ऑफिस में भी स्टेनो उनका मिलेगा, बीडीओ ऑफिस में भी मिलेगा, डीसी को 3-4 स्टेनोग्राफर मिलता है, और जितने भी ऑफिसर हैं सबको स्टेनोग्राफर मिलता है, हर जज को स्टेनोग्राफर मिलता है। तो कितनी ज्यादा वैकेंसी है, और इसकी वैकेंसी कभी भरती ही नहीं है पूरी। और विभाग में और कितना, सोचिए सच में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, नॉट ओनली गवर्नमेंट बट प्राइवेट में भी। आपने जो उदाहरण दिया कंपनीज की बात की, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसेस में, चाहे वो ब्लॉक लेवल का हो, चाहे वो जिला लेवल का हो, चाहे वो राज्य स्तर का ऑफिसर हो, हर जगह कहीं ना कहीं एक जरूरत है इनका, और इनका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी है। प्लस साथ में साथ अगर वो कुछ नहीं भी कर पाते हैं तो एटलीस्ट दूसरे को सिखा सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप जब आप सिखाते हैं तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं ऐसे ही अच्छी चीज को आप क्रिएट कर पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भोला प्रसाद शाह जी आपका इन बातों के लिए। आपने एक बहुत अच्छा एक जर्नी भी बताया आपने कि कैसे आपने इस फील्ड में आया, और कैसे आप छोटे से जगह से लेकर के अपने हाई कोर्ट पटना तक का सफर तय किया। उसके बाद भी आप रुके नहीं। सबसे बड़ी बात मुझे ऑलवेज जो इंस्पायर करती है, तो आप रुके नहीं, थमे नहीं, बल्कि आप उसके आने के बाद 2012 में रिटायरमेंट करने के बाद भी आपने फिर से लोगों को सिखाना शुरू किया। और जब लगा कि कोरोना के टाइम में कि नहीं हम अपना
इसको ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं, तो आपने ऑनलाइन मॉडल पे इसको लेके गया। जैसे कि आपने बताया भी कि 6 महीने के लेकर के वर्ष भर के समय में आप लोगों को सिखाते हैं, और उसकी स्पीड जो है डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल है, 60 वर्ड पर मिनट, 80 वर्ड, 100 वर्ड, तो डिफरेंट लेयर है, अलग अलग जरूरत के हिसाब से, जो आप ऑलरेडी बता भी रहे हैं। तो काफी बेहतरीन जानकारी आपने दी है, और मुझे अति प्रसन्नता हुई, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं और उनको भी बहुत मजा आ रहा होगा समझने में, सुनने में, और साथ ही साथ एक नया लर्निंग का स्कोप दिख रहा होगा। सबसे बड़ी बात यह है। तो जाते जाते सर ये बताना चाहेंगे कि आपका अगर कोर्स कोई ज्वाइन करेगा तो मिनिमम क्या पे करके आपका कोर्स को ज्वाइन कर सकता है? सर अभी तक जितने को सिखाया है उसमें 50% तो फ्री ही सिखाए हैं। जी जी जी। कुछ जो फीस फीस जो रखते थे वो 25,000 रुपये में है, उसको सारा मैंने टॉप वाला भी कोर्स उतना ही में दे देते थे। 25,000 वाला में साल 2 साल तक पढ़ाते थे, जब तक जॉब नहीं ज्वाइन कर ले। अभी हमने जी जी उसको जी। कम कर दिया है, अभी हमने उसको कम कर दिया है लेयर के मुताबिक। सबसे पॉपुलर है अभी वो 15,000 वाला कोर्स मैं 5,000 में दे रहा हूँ, ये कुछ साल के लिए, कुछ समय के लिए, इस साल भर। जी उसके बाद फिर उसका जरूरत के मुताबिक बढ़ेगा। सिर्फ 5,000 रुपये में दे रहा हूँ ये सुविधा, प्रोवाइडेड कि वो सिंसियर स्टूडेंट हो। गप जरूर जरूर। भागने के या टाइम पास के लिए इस विद्या को नहीं सीखे, जो सीरियस स्टूडेंट है उसी को मैं स्वीकार करता हूँ। सब स्टूडेंट को जरूर मैं जरूर नहीं स्वीकार कर पाता हूँ। जरूर जरूर। तो देखिए साथियों, जो भी दर्शक हमारे सुन रहे हैं, अगर आपके आसपास में कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि एक नया स्किल सीखना चाहते हैं, और स्पेशली शॉर्ट हैंड, तो इसके बारे में सर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे भी मेरे पर्सनल जो फेसबुक प्रोफाइल में जहां आप देख रहे हैं इस लाइव को, वहां मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको उनसे कनेक्ट कराऊंगा, मदद करूंगा आपको उनसे कनेक्ट करने में। साथ ही साथ जो उनका भी प्रोफाइल है वहां भी जा सकते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि आज के समय में उन्होंने जो सबसे पॉपुलर कोर्स उन्होंने है ओनली 4,999 या 5,000 के रुपीज में उन्होंने अवेलेबल करके रखा है, ताकि आप उनके कोर्स के माध्यम से अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें, और आपका जो जीवन है एक बेहतर दिशा दे सके, और आप अपने घर के लिए, परिवार के लिए एक एसेट बन सके। सर जाते जाते एक लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे अपने जो भी आपके कोर्स करने वाले हैं, युवा हैं, या जो भी घर की महिलाएं हैं, जो भी कोर्स लेने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश, आपका अंतिम संदेश क्या रहेगा आज के इस लाइव के समापन से पहले? जी जी जी, मैं 2 लाइन में कुछ बातें कहना चाहूंगा जी कि निश्चित रूप शॉर्ट से। हैंड कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें थियोरी के आधार पर काम चलता हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह नहीं है। ये एक पर्सनल स्किल है जो आपका पर्सनल डेवलपमेंट को इतनी ऊंचाई पर ले जाता है कि आपके डरने की ताकत बढ़ जाती है। ये वो गियर है, शॉर्ट हैंड सीखना वो गियर है जो आपको हर कुछ को ओवरटेक करके डायरेक्ट आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती है। इसमें वो पावर है, बशर्ते कि आप उसको हैंडल कर सकें। आजमा के देखिए, इंटेलिजेंस की नहीं डिसिप्लिन की जरूरत है। आप उस डिसिप्लिन को अगर पकड़ लेते हैं तो आपका पूरा लाइफ, पूरा करियर चेंज हो जाता है। आप गजेटेड ऑफिसर भी इसके जरिए बन सकते हैं, आप उससे भी ऊपर जा सकते हैं। जी जी हम जी। याद थैंक के यू लिए थैंक बता दें कि ये हमारे एक राष्ट्रपति महोदय थे, कोविंद कोविंद जी, कोविंद ना नाम था उनका। यू। रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ कोविंद। यस, वो कोर्ट स्टेनोग्राफर से अपनी करियर शुरू किए थे और राष्ट्रपति तक पहुंचे थे। जॉर्ज बर्नार्ड वाह। शॉ स्टेनोग्राफर थे, जानते थे वो। कई लेखक, शेक्सपियर की सारी रचनाएं शॉर्ट हैंड में लिखी गई हैं। तो इसका महत्व विदेशों में ज्यादा समझा जाता है, हमारे देश में थोड़ी कमजोरी है। और यहाँ प्रोफेशनलिज्म के कारण, बाजारवाद के कारण, इसके कोर्स के जरिए लाखों लाख आदमी कमा कमा के बैठे हुए हैं। लेकिन जो अंडर प्रिविलेज हैं उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जो नहीं ज्यादा जी पेमेंट कर सकते, नहीं आगे बढ़ सकते, उनके लिए मैं जी काम कर जी। रहा हूँ। और 10 लाख लोगों तक मैं पहुंचाने का मिशन लेके चला हुआ हूँ। इसका मेरा जी विजन है और मेरा मिशन है कि मैं इसको पैसे के बिना किसी को दिक्कत नहीं होने दूंगा। वो जी कुछ जी जी आर्ट ऐसा सिखला दूंगा कि वो पैसा कमाना शुरू कर दे। जी 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 वीडियो जी। एडिटिंग सिखा दूंगा, डिजिटल मार्केटिंग में तो मैंने सिखा ही है। वीडियो एडिटिंग सिखा दूंगा तो उसके बदले भी, उसके जरिए भी वो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ कमा ही लेगा। लेकिन जी जी जी।
जो कोर है, दिमाग जो चाहिए। कोर है, जो ब्रेन, जो कोर है, जो डिसिप्लिन और जो ब्रेन जो लगाना जो की है। सो थैंक यू भोला प्रसाद शाह जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे लाइव को पूरा एक लाइवली मोमेंट के साथ आपने शेयर किया, चाहे वो आपका व्यक्तिगत जीवन की कहानी हो, चाहे वो आपका एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड स्कूल के गठन की बात हो, चाहे वो आपके माध्यम से सैकड़ों बच्चों को जो नई एक दिशा मिली है, कई को जॉब मिले हैं, या जो इसमें संभावनाएं हैं, जो आपने सबसे बड़ी बात बताया, इसमें अपार संभावनाएं हैं। और इस लाइव के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी युवाओं से भी, या जो चाहते हैं सीखना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जरूर सर भोला प्रसाद शाह जी के पास जाइए, उनसे सीखिए। मैं भी मदद करूंगा, कभी कभी मैं भी उनके साथ में आऊंगा वहां पे आपको और डिफरेंट टॉपिक के रूप में बात करने के लिए, और डिफरेंट जो उन्होंने भी बात की, मोटिवेशन की बात की, मैं भी कई सेशन लेता हूँ इन विषयों को लेकर के, मैटरनल चाइल्ड न्यूट्रिशन को लेकर के, डिफरेंट थिंग्स को लेकर के, माइंडफुल पेरेंटिंग को लेकर के मैं भी आपके साथ में साझा करूंगा अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव, अपना ज्ञान, जिसके माध्यम से आप न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने फैमिली को कैसे बेटर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक एक परिवार है, कहने को तो तभी तक आपका आपका जो संसार है, जब तक कोई आपका अपना है, आपका अपना अपने परिवार से ही बनता है। तो इसके लिए आप सभी से आग्रह है कि आप इसको सुने और सर से कनेक्ट करें। सर का एक फेसबुक तो पेज है ही, मैं इस सर का एक यहाँ पर जो है, जो उनका एक बनाया गया है, एक वेबसाइट जो बनाया गया, वो उसका लिंक भी मैं इस लाइव के साथ नीचे से सेशन साझा करने वाला हूँ कमेंट में, जिसके माध्यम से भी आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं, और उनके माध्यम से जो ये कोर्स है, अद्भुत कोर्स है, उसको करिए और अपना जीवन को ब्राइट फ्यूचर बनाइए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और हमारे भोला प्रसाद शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में कि उन्होंने इतना बहुमूल्य वक्त दिया है हमारे और आपके ऑडियंस के लिए, हमारे श्रोता के लिए। इनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद। और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस मिशन से, हमारे इस लर्निंग मोमेंट से, हमारे इस वीडियो को डिफरेंट जगह जाने को मौका मिलेगा और हमारे अच्छे अच्छे लोग जो भी हैं आएंगे और शॉर्ट हैंड सीखेंगे और अपने कैरियर को बेटर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।